हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे एक और अन्य प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है, इसलिए बिना स्किप के पूरे क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हम लगभग 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अब चूंकि फाइनल रिवीजन की ओर चल रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी स्पीड में इसमें क्वेश्चंस को रिवीजन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो लगातार क्लास के लिए मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महापुराण के रचयिता कौन हैं? तो महापुराण के रचयिता हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की है। अगला है अणय कुमार चरियू के रचयिता कौन हैं? तो अणय कुमार चरियू के रचयिता जो हैं वो भी पुष्पदंत ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो महापुराण और अणय कुमार चरियू के रचयिता पुष्पदंत हैं। अगला है, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को कहा है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने जो कौशल की भाषा को कहा है दोस्तों, वो कहा है अपभ्रंश की भाषा। अगला है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। तो उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आचार्य शुक्ल का जो कथन कहा गया है, ये पृथ्वीराज रासो को लेकर कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट आती है वो कौन हैं? तो आदिकाल के वे कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है वो है अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो हैं। अगला है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ था? तो दोस्तों ये जो हुआ था ये कबीर में चेंज हुआ था, कबीर में परिवर्तन हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय का कथन किसका है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से देश में जो बदलती परिस्थितियां हुई वो जो है दोस्तों सिद्ध साहित्य के जो कथन है वो राम कुमार वर्मा पर है। अगला है, जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत, ठीक है। अगला है, पंडिय सअल सत्थ बक्सादण देहई बुद्ध बसंत न जायण जाणई, यह काव्य पंक्ति क्या है? तो ये दोस्तों यह है सरहपाद की है, ठीक है, किसकी है? सरहपाद की। अगला है दोस्तों, वह ग्रंथ जिसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, वो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? वह है परमाल रासु। परमाल रासु एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों जिसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो हिंदी का जो पहला कवि माना जाता है दोस्तों स्वयंभू को माना गया है। अगला है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का क्या आशय है? तो दोस्तों इसमें जो है शुक्ल जी का जो कथन है वो मानते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, यानी कि श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं।
अगला है पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा और दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। तो कहीं न कहीं दोहाए को दोहा कहना ये एक अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध कराता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की जो प्राचीनतम हिंदी कृति है दोस्तों, वह है राउल बेली। ठीक है। अगला है गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? तो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति है उसका नाम क्या है दोस्तों? वह है हठ योग साधना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोरखनाथ की जो साधना पद्धति का नाम क्या है? वह है हठ योग साधना। अगला है विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किसका है? तो दोस्तों विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला है विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखन किसमें है? तो दोस्तों यह है माधव प्रसाद मिश्र के उसमें। पुरानी हिंदी का उदय किसे माना जाता है? तो पुरानी हिंदी का जो उदय माना जाता है दोस्तों, अवहट्ट से माना जाता है। कब से? अवहट्ट से। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट्ट कहा है? तो विद्यापति ने कौन सी रचना की भाषा को अवहट्ट भाषा माना है? वो माना है दोस्तों कीर्तिलता। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला है विद्यापति पदावली की भाषा कौन सी है? तो विद्यापति पदावली की जो भाषा है दोस्तों, वो मैथिली भाषा में गाया गया है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू दोस्तों अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता रहे हैं। अगला है पुष्पदंत की किस सती में हुए थे? तो पुष्पदंत जो है किस सदी में हुए? ये 10वीं सदी में हुए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन था पुष्पदंत किस सदी में हुए थे? तो ये 10वीं सदी में हुए थे। आदिकालीन वैदिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वह है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। ठीक है, जगत सुंदरी प्रयोगमाला। अगला है ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताएं जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो ऐसे कौन रासो ग्रंथ के रचनाकार रहे हैं जिनका रचना अजमेर के शासक के से संबंधित है? वह है नरपति नाल है। अगला है विशलदेव रासो का नायक कौन है? विशलदेव रासो का नायक कौन है दोस्तों? वह है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों विशलदेव रासो के नायक रहे हैं। अगला है विशलदेव रासो की नायिका कौन है? तो विशलदेव रासो की नायिका कौन है दोस्तों? वह है राजमती। राजमती दोस्तों विशलदेव रासो की नायिका रही है। अगला है विशलदेव रासो की भाषा क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि रिवीजन क्लास है और उत्तराखंड के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। विशलदेव रासो की भाषा क्या रही थी दोस्तों? वो रही थी राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी भाषा इनकी रही है। अगला है विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? विशलदेव रासो जो रचित है दोस्तों किसके है? नरपति नाल के द्वारा रचित है। विशलदेव रासो की जो नायिका है वो राजमती हैं और विशलदेव रासो की जो भाषा है दोस्तों राजस्थानी है। विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल हैं। अगला है रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? तो दोस्तों ये भी विशलदेव रासो से संबंधित है। विशलदेव रासो में रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति जो है इसमें इसकी विशेषता रही है। अगला है विशलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? विशलदेव रासो का जो काव्य रूप है दोस्तों वह है गीति काव्य। अगला प्रश्न है दोस्तों आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? तो आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? वह है विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो चौपाई के साथ जो दोहा रखने की पद्धति को कहते हैं कड़कौ।
क्या कहते हैं दोस्तों? कड़कव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चौपाई के साथ जो दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कड़कव। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये आप सभी जानते हैं। हिंदी हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों। अगला है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं दोस्तों चंदवरदाई। अगला प्रश्न है, चंदवरदाई का मूल नाम क्या था? चंदवरदाई का जो मूल नाम था दोस्तों वो था वलिद्य। क्या था? वलिद्य। चंदवरदाई का मूल नाम था वलिद्य, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंदवरदाई ने। और पृथ्वीराज रासो दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो राजशेखर की उपाधि से अलंकृत कौन हिंदी के रचनाकार हैं, कवि हैं? वो हैं दोस्तों विद्यापति। विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया था। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा थी तो दोस्तों वो थी डिंगल पिंगल। मिश्रित काव्य भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला है, रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है? तो रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है? ये हैं दोस्तों श्रीधर पाठक। ठीक है, कौन है? श्रीधर। अगला है, प्राकृत भाषा हिंदी से क्या आशय है? तो प्राकृत भाषा हिंदी से क्या आशय है दोस्तों? ये एक अपभ्रंश की भाषा है। अगला है, गोरा बादल की कथा रचित है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दोस्तों यह है जटमल के द्वारा। जटमल के द्वारा रचित है गोरा बादल नामक कथा। अगला है, पृथ्वीराज अनुरक्त था। तो पृथ्वीराज अनुरक्त कौन था? ये एक संयोगिता के प्रति रहा था। ठीक है, पृथ्वीराज जो अनुरक्त रहा था किसके प्रति? वो संयोगिता के प्रति। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो नाथ संप्रदाय में जो हठ योग का अर्थ है, हौ का अर्थ है सूर्य और ठौ का अर्थ है चंद्र, तो दोनों का योग। हठ योग का मतलब सूर्य और चंद्रमा का योग से मतलब है दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हिंदी के साहित्यकार जिसके मतानुसार शलिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि थे। तो ऐसा कौन साहित्यकार है जिसके अनुसार शलिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? वह हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, और उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य कहला जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, जोबना मवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मोहि डस डस जाए। उपयुक्त वाक्य पंक्तियाँ क्या हैं दोस्तों? ये हैं अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। अगला है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन में स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसने माना है? तो दोस्तों ये जो विचार माना गया है उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा दोहरी का नाशूर, अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अस्पर्य क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों यह है कुआं से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटो अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो दोस्तों सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटो रतियां अंधेरी रतियां, इसका जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के दो जो नमूने हमें पद्यों से मिलते हैं वे उस महाभाषा वो काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल बाद है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और साथ ही जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है वो आसान सी किस्त पर मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लासेस हमारे द्वारा यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।